नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 40वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, इस ग्रह पर दूसरे से तीसरी घनत्वता के बीच परिवर्तन में कितना समय लगता है? मेरा मानना है 1.5 पीढ़ी। क्या वह सही है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। आपके वर्षों में मापा गया समय लगभग 1350 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रा ने जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा है कि दूसरी से तीसरी घनत्वता में, यानी कि पेड़ पौधे जानवर से इंसान का रूप लेने में वो हमें लगभग 1350 साल लगते हैं। तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, तो इस ग्रह पर तीसरी से चौथी घनत्वता में परिवर्तन का समय कितना होगा? तो रा कहते हैं इस परिवर्तन की असामान्य अनियमितता के कारण इसका अनुमान लगाना कठिन है। इस स्थान समय पर ऐसे कई लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने चौथी घनत्वता का काम शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रह की चेतना का तीसरा घनत्वता वाला वातावरण प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। यदि देखा जाए तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी तो यही दर्शाते हैं कि इस परिवर्तन को आपके 100 से 700 वर्षों का समय लग सकता है। इस स्थान समय पर आपके लोगों की अस्थिरता के कारण यह सटीक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉन ने पूछा कि हम थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी, जिसे आप सतयुग कहते हो, उसमें जाने में कितना टाइम लगेगा? तो रा ने यहाँ पे कहा है कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी देखो तुम्हारे ग्रह पर काफ़ी सारे हम लोगों ने वॉन्डरर भेजे हैं, आपको याद होगा वॉन्डरर वाला कंसेप्ट। कह रहे कि उन लोगों ने यहाँ पे चौथी घनत्वता का काम शुरू कर दिया है, यानी दूसरों को अवेकन करना, उनकी मदद करना और इस मेडिटेशन कर करके अपनी ऊर्जा इस ग्रह को देना, ताकि ग्रह तेज़ी से आगे निकल सके। लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी तीसरी घनत्वता के वातावरण में फंसे हुए हैं, यानी यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी और यही सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल जैसे चले जा रही है चले जा रही है, ठीक है। वो आगे की ग्रोथ मतलब सतयुग में कैसे एंटर करना है, ये सारी चीज़ों का उनको पता नहीं है। तो इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ना वो धीमी हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं ना, और वो ढूंढ भी नहीं रहे हैं और खोज भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ये धीमी हो रही है। और यहाँ पे रा ने प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को दर्शाते हुए ये कहा है कि इसमें 100 से 700 वर्ष लग सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगले 700 साल बाद ये घनत्वता आएगी, नहीं। ये धरती चौथी घनत्वता में घुस चुकी है। 100 से 700 साल का मतलब ये है कि धरती पे कुछ चेंजेस होंगे। अब वो बहुत मेजर भी हो सकते हैं, आगे आपको पता चली जाएगा, राह बताएंगे। तो वो बहुत मेजर भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी धरती पलट जाए। अब जब पलटेगी तो इसका मतलब अपनी कन्फिग्रेशन चेंज करेगी। कन्फिग्रेशन चेंज करने का मतलब है जब सारा कुछ खत्म होगा फिर दोबारा नया निर्माण करने में 100 से 700 साल लग जाएंगे, क्योंकि नया 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 सब कुछ होगा, सारी चीज़ें बदलेंगी, इधर से उधर उधर से इधर। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप मान लीजिए नया घर बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब आप ये तो है नहीं कि भाई इसी घर के अंदर मैं कर देता हूँ सारी चीज़ें, नहीं। आपको नया घर अगर नए सिरे से बनाना है और बड़ा घर बनाना है या अच्छा घर बनाना है, तो पहले आप पुराना घर तोड़ोगे, फिर उसके बाद नया घर बनाना शुरू करोगे, तो उसमें समय तो लगेगा ही। तो उसी वजह से उन्होंने बोला 100 से 700 साल लग सकते हैं इस कारण से। लेकिन उनमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये तुम्हारे लोगों के ऊपर निर्भर है कि कैसे होगा ये। कह रहे इसको सटीकता से नहीं कहा जा सकता फिर भी। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या हमारी सारी वस्तुओं के फोटॉन की बेसिक कंपनता पहले से बढ़ चुकी है? तो रा कहते हैं यह सही है। यह वह प्रभाव है जिसने विचारों को वस्तु बनाना शुरू कर दिया है। एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि क्रोध के विचार से भौतिक शरीर की उन कोशिकाओं में बदलाव होता है
जो नियंत्रण से बाहर होकर कैंसर बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये पहली बात तो ये बोला कि फोटॉन की बेसिक कंपनता पहले से बढ़ चुकी है। तो हम आपको ना एक फोटॉन की एक इमेज दिखाते हैं, आप ये इमेज देखिएगा। अगर आप इस फोटॉन को ये अलग अलग कलर में दिखा रखा है, क्योंकि जैसे जैसे फोटॉन कांपना शुरू करेगा ना, उस तरीके से उसका अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, जो तरंगे हैं, उनके रंग बदलने शुरू होते हैं। आप यहाँ देखेंगे लाल, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप पीला, यहाँ पे हल्का सा ऑरेंजिश टाइप का सा है ये, ठीक है, यहाँ नीला, ये बिल्कुल ब्लू है, ये इंडिगो टाइप का है, ये हरे रंग का है। तो अब जो हमारे फोटॉन्स होंगे ना, इसी हवा के अंदर जो फोटॉन्स होंगे, जब वो कांपना शुरू करेंगे ना, तो इस हरे रंग की तरंगे हो जाएंगी इसके अंदर, मतलब तेज़ी से कांपना शुरू करेगा। अभी तो ये इसमें कांप रहा है पीले वाले में, ठीक है, अभी ये येलो कलर की तरंगे हैं सारी अंदर। जब ये और तेज़ी से कांपना शुरू करेंगी ना, तो ये ऐसे हरे रंग की तरंगे हो जाएंगी अंदर। और आप नोटिस कीजिए, अंदर केवल तरंगे ही हैं फोटॉन के अंदर। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कुछ कोई पार्टिकल हो या कुछ हो, बस रोशनी की तरंगे हैं। और ये जो तरंगे हैं ना, ये रचयिता ही हैं, ये ही तरंगे रचयिता हैं। अपने आप को दे दिया है निर्माण करने के लिए, और इसी का इस्तेमाल करके रचयिता सारा निर्माण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हरे के लिए वो करेंगे, इसके लिए, ये सारी जितनी भी तरंगे हैं ना, आपस में घुली मिली हैं। और जैसे जैसे कंपनता बढ़ती जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी वो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी है ना भाई, एक क्लास ख़त्म हो रही है, दूसरी क्लास आ रही है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रंग भी अंदर का चेंज होता जाएगा। तो ये जो फोटॉन्स, जो हम लोग आँख मूंदते हैं ना और आसपास नज़र आते हैं, ठीक है, वो आते गायब हो जाते हैं, आते गायब हो जाते हैं, उनके अंदर की ये जो तरंगे हैं ना, ये चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। और यही ये तरंगे हैं, और यही वो फोटॉन्स हैं जिससे आपका शरीर, हमारा शरीर, टेबल, कुर्सी, चेयर, सब बने हुए हैं इसी से, इसी का ही सब कुछ बना हुआ है, इन तरंगों का। कहीं ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, कहीं कम इकट्ठी हो जाएंगी, कहीं तेज़ी से काँप रही होंगी, कहीं धीरे से काँप रही होंगी। बस यही डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें ये मायाजाल दिखता है। अदरवाइज़ ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये सब के सब बहुत सारे फोटॉन एक जगह इकट्ठा होके वो दिखाती है आपको, वो दर्शाती हैं। तो यानी अगर आपकी सर के पीछे की अगर आपको चीज़ नहीं दिख रही है ना, जब तक आपकी नज़र घूम के उस तक पहुंचेगी, तब ये सारे फोटॉन एक जगह पे कड़ 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 करके, जैसे हम लोग बचपन में वो नहीं खेलते थे, पजल्स होती थी, इसको इधर जोड़, इसको इधर जोड़, इसको उधर जोड़, तब जाके एक हाथी बनता था बड़ा। इतनी तेज़ी से कोलैप्स करती हैं कि ये आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और सेम तरीके से जब आप टच करोगे ना, तब भी यही होता है, कोलैप्स करके सारे एक जगह पर आ जाते हैं। इसलिए आपको किसी चीज़ का हार्ड या किसी चीज़ का सॉफ्ट होना पता चलता है, क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस दी है ना क्रिएटर ने, ये 5 सेंसेस इस माया जाल को अनुभव करने के लिए दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ अनुभव ही चल रहा है हमारे आसपास। तो खैर, आगे इसका जो जवाब रा ने दिया था उसको हम देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे, उन्होंने कहा कि आप ये नोटिस करोगे, अब लोगों के विचारों ने वस्तुओं का वो लेना शुरू कर दिया है, वस्तु बनना शुरू कर दिया है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जिन लोगों के अंदर क्रोध वगैरह और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उन लोगों के अंदर आप देखोगे कि ये बदलाव होने शुरू होते हैं और उनको हो जाता है कैंसर। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके के आपके विचार होंगे, उस तरीके के बदलाव आपके शरीर में होने हो लग जाएंगे। आपने शायद डॉक्टर मसारू मसाटो ऐसे करके कुछ नाम है उनका, आपने उनका वीडियो नहीं देखा होगा। अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप चेक करेंगे ना, आपको मिल जाएगा। आप उसमें देखना कि एक इंसान के विचार से एक पानी के अंदर के क्रिस्टल का कलर भी कैसे चेंज होता है, या उसकी इमेज कैसे चेंज होती है। जिनके प्रेम भरे, जिनके सुंदर विचार होते हैं ना, आप देखेंगे उसके जो क्रिस्टल होते हैं ना अंदर, जो पानी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी को फ्रीज कर दिया, और उस पानी को फ्रीज किया जिसके अंदर जिस तरीके के वो विचार डालना चाहते थे ना, उस तरीके के विचार डाल दिए उसके अंदर बस। और आप सोचोगे विचार कैसे डाले, बस पानी को देखना होता है, विजुअलाइज करना होता है, और उसके अंदर वो विचार डालना होता है। तो आप देखोगे जो सुंदर सुंदर विचार हैं ना, उन्होंने बड़े प्यारे क्रिस्टल्स का रूप ले लिया है। बड़े प्यारे प्यारे, देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कहीं डायमंड हो, और इतनी सुंदर, कहीं मंडलास बने हुए हैं उसके अंदर, कहीं कुछ बना हुआ है, आप देखो इतने सुंदर हैं। उसी के ऑपोजिट अगर आप देखोगे कोई क्रोधित और इस तरीके की चीज़, अगर आपने उस तरीके का विचार उस पानी में डाला, तो अंदर से कितना मटमैला और कितना गंदा सा हो जाता है वो। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विचार अब चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। इसलिए कहते हैं जब भी पानी पिया जाए, तो उसके अंदर अपना प्रेम अगर आप डाल दोगे ना, और फिर उस पानी को पियोगे, तो वो पानी आपके अंदर जाके ना एक सडन ऊर्जा, एक अलग ही क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर आपके अंदर क्रिएट कर देता है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है।
खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या हम यह मान के चलें कि हमारी कंपनता कुछ 20 से 30 साल पहले बढ़ना शुरू हो गई थी? क्या यह सही है? दोस्तों, ये किताब चैनल हुई थी 1981 में। तो यहाँ पर डॉन ने उससे पहले के 20 से 30 साल की कैलकुलेशन की है। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उससे पहले से शुरू करना पड़ेगा। तो रा यहाँ पर ये इसका जवाब देंगे, कहते हैं, इसका पहला संकेत आपके समय से लगभग 45 साल पहले मिला था। पिछले 40 सालों में इन ऊर्जाओं की कंपनता में तीव्रता आ गई है और ये अब अपनी कंपनता के मामले में अंतिम चाल में आगे बढ़ रही है। हम कहेंगे क्वांटम मात्रा में छलांग के माध्यम से, जैसा कि आप इसे कहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 45 साल पहले, यानी 1981 से आप 45 साल पहले लगा दें, तब उस टाइम पे वो वर्ल्ड वॉर 2 और ये वाला सारा सीन बन रहा था, ठीक है ना। एकदम से ऊर्जाओं का आपस में भिड़ना शुरू हुआ। लेकिन वहां से जो एकदम तेजी से जंप मारी, अगर आप नोटिस करोगे इन 100 साल के अंदर कितने बदलाव हुए हैं। अगर आप आज से 100 साल के पीछे जाओगे ना, पहले हम ये घोड़ा गाड़ी, ये बग्गी, इन सब चीज़ों के अंदर चलते थे। लेकिन इन 100 सालों में हमारे पास गाड़ियाँ भी आ गई, टीवी भी आ गया, रेडियो भी आ गया, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई। बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। लेकिन इसको आगे बढ़ना नहीं कहा जा सकता कि भाई टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी आ जाना, आगे बढ़ना। आध्यात्मिक रूप से कौन कितना आगे बढ़ा है ना, इससे मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़े, आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़े, कई लोग आगे बढ़े। इन 100 सालों के अंदर कई ऐसे हमारे इस प्लेनेट के ऊपर लोग आए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान दूसरों से बांटा है और काफ़ी अच्छी नॉलेज दूसरों को दी है। और अब जो नए आ रहे हैं, आप उनको देखोगे, वो जो पुरानी नॉलेज है, जो विजडम है, उसको उठा के, और जैसे लॉ ऑफ वन हो गई और इस तरीके के नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे बदलाव आएगा, नॉलेज में भी बदलाव आएगा, विजडम में भी बदलाव आएगा। पुराने ढर्रे पीछे रह जाएंगे और जो नई चीज़ें हैं वो टेक ओवर करेंगी। तो इस वजह से, और यहाँ पे उन्होंने कहा क्वांटम छलांग, यानी बहुत तेज़ी से छलांग हुई है और उस वजह से आप देखोगे कि बड़ी तेज़ी से चीज़ों में बदलाव आएगा। और इसकी वजह से अभी होने वाले टाइम में हो सकता है कई लोगों की टेलीपैथी एक्टिवेट हो जाए, कई इंडिगो चिल्ड्रंस अभी यहाँ पर पैदा होंगे, ठीक है, हुए हैं। और उनके आप बिहेवियर देखोगे, आजकल के बच्चों को आप बिहेवियर देख लो कैसा है। वो एकदम, मतलब जैसे हम सोचते हैं वो वैसे नहीं सोचते, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। उन्हें फ्रीडम और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उनका नेचुरल बिहेवियर या उनकी नेचुरल टेंडेंसी कुछ इस तरीके की है। तो ये जो क्वांटम छलांग लगी ना, ये इसी कारण लगी क्योंकि कंपनता तेजी से बढ़ गई एकदम से। कहने का मतलब है ये जो फोटॉन्स है ना, इनमें तेजी से तरंगे कांपने लग गई, इस वजह से ये हुआ। और जब भी ये तेजी से कांपेंगी ना, आप नोटिस करोगे आपके एनवायरनमेंट में कहीं आपको छूओगे करंट लगेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। आप बैठे हुए भी होगे तो शरीर कांपता रहेगा, आप सो रहे हो, लेट रहे हो तो शरीर कांपना शुरू कर देगा। और ये जब शरीर कांपता है तो इसका ये संकेत है कि आपकी जो ऊर्जा है ना वो बैलेंस में नहीं है। तो इसका मतलब आपको मेडिटेशन करके ये जो नई घनत्वता आ रही है ना, हरी वाली, इसके साथ अपने आप को अलाइन करना है। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों ने हमें कहा कि इस तरीके की दिक्कतें हमें हो रही हैं, और ऐसा नहीं आपके साथ, हमारे साथ भी हो रही थी। तो इसलिए जब मेडिटेट आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आप इसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। और जब इसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे तो आप इसके साथ आगे निकल जाओगे। और जो लोग इसकी अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे, वो क्रोध और इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे। और आप देख भी रहे होगे कि लोग छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होना शुरू करेंगे। तो इस टाइम पर शांति रखना अपने अंदर, और बस अपना मेडिटेशन करते हुए अपना आगे आगे निकल जाना। ज़्यादा किसी के साथ कुछ नहीं करना है, जिसकी जो इच्छा है उसे वो कर लेने देना है। बस ये है इसको आगे निकलने का तरीका। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, 45 साल पहले से शुरू करें और कंपनता में पूरी वृद्धि को लें जो हम इस घनत्वता परिवर्तन करने में अनुभव करेंगे। तो अंदाजन इस कंपनता की वृद्धि में हम अभी कितने प्रतिशत हैं, यानी कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। तो अच्छा सवाल है, उन्होंने पूछा कितना % हम लोग आगे आ चुके हैं अब। तो रा कहते हैं, आपके पर्यावरण की कंपनता की प्रकृति का असली रंग हरा है। यह इस समय ग्रह के ऑरेंज रे की चेतना से बहुत अधिक घिरा हुआ है। हालांकि इस ग्रह के व्यक्तियों की प्रकृति के कारण इसकी कंपनता में जो उछाल आया है, उसने इसकी कंपनता को सीमा रेखा तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो देखो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कही रहा ने कि अब जो हमारे प्लेनेट का असली, जो आप रंग से मत समझना इस चीज़ को। आप वैसे आजकल आसमान देखोगे तो इतना साफ होता जा रहा है, आप नोटिस करोगे कि नीला आकाश होता जा रहा है, जबकि पॉल्यूशन तो पहले भी था, सारी चीज़ें पहले भी थी, पॉल्यूशन आज भी उतना ही है, गाड़ियाँ उतनी चल रही हैं, सब कुछ वही है, उल्टा बढ़ रही हैं।
लेकिन आप आसमान का रंग देखना शुरू करोगे और सारी चीज़ें देखना शुरू करोगे ना, रंगों में परिवर्तन आना शुरू होगा, रेनबो कलर्स नज़र आने शुरू होंगे आपको आसमान में। अलग अलग जगह पे कहीं बिल्कुल डार्क नीला हो जाएगा, कहीं हल्का नीला हो जाएगा, आपको साफ दिखने लगेंगी सारी चीज़ें। और उन्होंने कहा है कि अभी ये ऑरेंज रे की चेतना से बहुत अधिक घिरा हुआ है। ऑरेंज रे की चेतना का मतलब होगा कि लोग अपने अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपना मेरा ये मेरा वो, मैं इसमें ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हमारी जो प्रकृति है ना, उसके कारण कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो कंपनता है उसमें बड़ा ज़बरदस्त उछाल आया है। और ये इस वजह से आया है क्योंकि जो लोग इस टाइम पर मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो इस प्लानट को लिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। और ये जो लिफ्ट लग रहा है ना, ये नीचे से प्लानट को आगे निकलने में तेज़ी से मदद कर रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि उसको सीमा रेखा तक पहुंचा दिया है। सीमा रेखा का मतलब है कि अब हम बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। ये कब एकदम से चौथी घनत्वता में घुस जाएगी एकदम पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए इस ग्रह के लोगों को पुश मारना पड़ेगा, इसको, धरती को। यानी वो कैसे होगा, वो आप मेडिटेट करते रहो और बस इस धरती के साथ अपनी अलाइनमेंट कर लो और अपनी ऊर्जा इसको देना शुरू कर दो, क्योंकि इसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब हम अपनी ऊर्जा इसे देना शुरू कर देंगे, ये तेजी से आगे निकलना शुरू कर देगी और कब चौथी घनत्वता में घुस जाएगी कुछ नहीं पता। इस टाइम पर ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़ी हुई है। खैर, तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने बताया कि गुस्से के विचार अब कैंसर का कारण बन रहे हैं। क्या आप इसे थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं कि ये तरीका एक माध्यम के रूप में कैसे कार्य करता है और इसका पूरा उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, कई लोगों को जैसे गुस्से की वजह से कैंसर हो जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये भी एक माध्यम का ही काम करता है, कैटलिस्ट का ही काम करता है हमारी ज़िंदगी में। अब इसका एक इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, देखते हैं अभी रा क्या जवाब देते हैं उसमें। रा कहते हैं, चौथी घनत्वता में सारी जानकारियाँ खुली हुई होती हैं। कोई भी खुद से या दूसरों से छुपा हुआ नहीं रह सकते हैं। कोई भी असंतुलन या विकृति जो कि विनाशकारी प्रकृति की होती है, वह दिखाई दे जाती है। इसलिए जाहिर तौर पर किसी व्यक्ति का शरीर खुद को खोलने यानी सेल्फ रेवलेशन या जानने के लिए सीखने के साधन के रूप में कार्य करता है। इस तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर किसी भी व्यक्ति को उन तरीकों को समझाने का कारण बनती है जो कि उस पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति खुद के इलाज के लिए जवाबदेह बनता है, यानी कि वह खुद का इलाज करता है। तो दोस्तों देखो, बहुत सही बात बोली यहाँ पे रा ने। उन्होंने कहा पहली बात तो चौथी घनत्वता में तुम ये भूल जाना कि तुम अपने विचार दूसरों से क्या कहते हैं छुपा लोगे, क्योंकि टेलीपैथी से कनेक्ट हो गए तो तुम छुपा तो कुछ सकते नहीं हो, ठीक है। और अगर किसी के दिमाग में भी विनाशकारी चीज़ आई या कुछ आई, उस प्रकृति का कुछ भी हुआ, सबको पता चल जाएगा कि हाँ इसके दिमाग में विनाशकारी चीज़ें चल रही हैं, या किसी दूसरे के दिमाग में भी चल रही है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप तो टेलीपैथी से कनेक्ट हो गए सारे के सारे। और ये नेचुरल टेलीपैथी है, ये कोई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने वाली टेलीपैथी नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके से होता है ना, किसी के साथ कैंसर या ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये टाइम वो होता है कि जब वो व्यक्ति अब अपने आप के ऊपर फोकस करना शुरू करेगा, अब वो शांत होना शुरू होगा, क्योंकि कैंसर की वजह से अब वो ये सोच रहा है कि यार मेरे को कैंसर हो गया है, अब मैं क्या करूं। जहां उसका गुस्सा था, इस तरीके की चीज़ें थी, वो एंग्री उस मोमेंट में रहता था, अब उसको शांत होना शुरू होना पड़ेगा। वो खुद ही शांत होगा, अपने ऊपर कार्य करेगा, और जितना अपने ऊपर कार्य करेगा तो जवाबदेही उसकी खुद की बन जाती है। वो कह रहे हैं ना, परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति खुद के इलाज के लिए जवाबदेह बनता है, यानी कि खुद का इलाज करता है। हाँ जी, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो खुद का ही इलाज करेगा। और आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं। हमारा एक दोस्त था, दोस्त क्या बन गया था वो दोस्त। हम कहीं पहाड़ों में घूमने गए हुए थे, और था तो वो इंडियन ही, उसका नाम था आर्नोल्ड। तो वो आया हुआ था पहाड़ों में कहीं घूमने के लिए, तो 3 महीने के लिए वो उन पहाड़ों में रहा, और उसने कुछ भी नहीं किया। उसको कैंसर था, ठीक है ना, काफ़ी हायर स्टेज का कैंसर था उसको। तो किसी ने उसको ये कहा था कि अगर आप मेडिटेशन करते रहोगे ना, मेडिटेशन के अंदर जाके उन्होंने उसको लोकेशन बता दी कि तेरे दिमाग में इस जगह पे कैंसर है, या तेरे बॉडी में इस जगह पे कैंसर है। तो उसने मेडिटेशन कर करके, मतलब अपनी मेडिटेशन में जाके उसी पर्टिकुलर जगह पर फोकस लगाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसको ना वो कैंसर के जितने भी सेल्स थे ना अपने अंदर, दिमाग के अंदर या बॉडी के अंदर, वो दिखने शुरू हो गए। उसने उनको धीरे 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 वहाँ पे ख़त्म भी नहीं किया उसे, उसकी तरंगों को फैलाना शुरू कर दिया। फैलाना मतलब उसे बिल्कुल हवा में घोलना शुरू कर दिया।
तो वो जब घुलने लगे ना, तो 3 महीने बाद वो व्यक्ति अपनी तबीयत पूरी ठीक कर चुका था। लेकिन इसमें ये नहीं है कि उसने मेडिकल ट्रीटमेंट या अपनी दवाइयाँ नहीं खाई थी, दवाइयाँ भी वो खा रहा था, लेकिन साथ में मेडिटेशन भी कर रहा था, और बहुत हार्डकोर मेडिटेशन की थी उसने। सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4-4 मेडिटेशन के सेट उसने किए, तब जाके 3 महीने के अंदर उसने अपना कैंसर ही ख़त्म कर दिया। और वो खुद बता रहा था हम लोगों को, वो काफ़ी गुस्से वाला था। तो यहाँ पे जो राय ये बता रहे हैं ना, इस वजह से हम उस बात से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि कैंसर मानसिक रूप से काफ़ी आसानी से ठीक हो जाता है, और यह सीखने का एक अच्छा टूल है, क्योंकि यह मानसिक रूप से काफ़ी आसानी से ठीक हो जाता है। और एक बार जब इकाई दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देती है जिस पर उसे गुस्सा होता है, तो कैंसर गायब हो जाएगा। क्या यह सही है? तो डॉन को लग रहा है यहाँ पे कि भाई ये तो अच्छा एक मेंटल एक्सरसाइज है, अगर इसको ठीक करना हो कैंसर को, तो एक तरीके से अच्छा टूल है कि अब इंसान कम से कम अपने ऊपर फोकस तो करे। जब वो अपने ऊपर फोकस करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखो, बार बार इकाई कहा है रा ने, ठीक है, जहाँ पर इकाई है हम लोगों ने व्यक्ति लिख दिया है, लेकिन इकाई का मतलब है इन्हीं तरंगों में से एक हिस्सा। जब भी कोई एक हिस्सा, अब आप भी एक इकाई हैं, हम भी एक इकाई हैं, ये जो ग्रह है ये इन पूरी तरंगों की एक इकाई है, सूरज एक इकाई है, सब चीज़ें ना एक इकाई होती हैं, यानी एक हिस्सा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने आपकी आसानी के लिए यहाँ व्यक्ति लिख दिया है, तो आप इसे व्यक्ति ना समझकर इकाई ही समझें कि आप सब उस अनंत रचयिता की एक इकाई हैं, यानी इन तरंगों की एक इकाई हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं जब कोई इकाई दूसरे को माफ़ कर देगी, जब गुस्सा हो जिससे उसे गुस्सा है, यदि उसे माफ़ कर दे तो कैंसर गायब हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? तो रा कहते हैं यह आंशिक रूप से सही है। उपचार के दूसरे भाग का संबंध खुद को माफ़ करने और खुद के लिए बहुत अधिक सम्मान से है। भोजन के मामलों में सावधानी बरतने से इसे आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। यह अक्सर इलाज और माफ़ करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। आपका बेसिक जवाब सही है। तो यहाँ पर देखो, रा ने क्लियर कर दिया। रा ने कहा भाई आपको खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा, जो आपके कर्म आपने किए हैं या आपने जो गुस्सा किया है, ये सारी चीज़ें, और अपने आप को थोड़ा सम्मान भी देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने आप को निगलेक्ट करके चल रहे थे, इस वजह से आपको ये कैंसर हुआ। अब आपको अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाके ये ठीक हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अपने भोजन के मामले में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है, वो तो है ही। अब पहले हम कुछ भी इधर उधर का उल्टा सीधा खाएंगे तो कैंसर के सेल्स तो डेवलप होंगे ही ना। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, अपने खाने के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, तो आपके कैंसर के सेल्स भी वीक होंगे, वीक होकर डिसॉल्व हो जाते हैं वो, ठीक है, इसी शरीर के अंदर, इन्हीं ऊर्जाओं के अंदर। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, भोजन संबंधी मामलों में वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें सामान्य तौर पर कोई शामिल करे, और वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें शामिल ना करे, ताकि कोई अपने शरीर की देखभाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर सके। तो रा कहते हैं सबसे पहले हम रेखांकित अंडरलाइन करते हैं और जोर देते हैं कि इस जानकारी को बिल्कुल इसी रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि शरीर और मन और आत्मा के लिए एक कड़ी या मनोवैज्ञानिक प्रेरणा के रूप में समझ जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्वयं के लिए देखभाल और सम्मान है, जो कि सही में महत्वपूर्ण है। इसे समझाने के लिए हम कार्ला के आहार के लिए दी गई बुनियादी जानकारी को दोहरा सकते हैं। इसमें सब्जियां, फल, अनाज और जो कुछ हद तक पशु उत्पाद यानी मांसाहार जितना व्यक्तिगत मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है शामिल हैं। ये वे पदार्थ हैं जो खुद की प्रति सम्मान दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, ये फल, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें खानी जो है, या कुछ लोग मतलब मांसाहार भी लेते हैं, क्योंकि रा को पता ही है कि भाई हम तो खाते ही हैं, यहाँ पे इस धरती के ऊपर चलता ही है, उनको पता है ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। ऐसा ना हो कि तुम इन चीज़ों को ये समझ के कि हाँ भाई ये चीज़ें खानी चाहिए तो ठूस ठूस के खा लो, ऐसे नहीं। इसकी भी एक मात्रा होती है, एक लिमिटेड मात्रा होती है, कौन सी चीज़ कितनी खानी है। अपने बॉडी मास इंडेक्स को देखते हुए कौन सी चीज़ कितनी खानी है ना, उसके हिसाब से अपना खाने का सेवन करें। फिर वो आगे कहते हैं, इसके अलावा हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि इस उपकरण को शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिन इकाइयों को उनके विचार रूप या भावना के अंदर के विष से खुद को शुद्ध करने की आवश्यकता है, वे अपनी देखभाल इस तरह से कर सकते हैं जिसमें सावधानी से
तब तक उपवास का पालन करना होता है जब तक कि विनाशकारी विचार रूप का शुद्धिकरण तुलनात्मक रूप से उनके शरीर से अतिरिक्त सामग्री के रूप में ना निकल जाए। फिर आप देख सकते हैं कि शरीर का मूल्य नहीं होता है, बल्कि इसका दिमाग और आत्मा के लिए कड़ी के रूप में उपयोग होता है। यानी कि शरीर से अधिक ये दिमाग और आत्मा के लिए उपयोगी है। इस प्रकार एक इकाई को खुद से खुद का पता चलता है। तो दोस्तों देखो कितनी उन्होंने सही बात बोल दी यहाँ पे। कह रहे देखो, अगर तुमको अपने आप को ठीक करना है, सारी चीज़ें करनी है ना, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से चेंजेस लाओ। पहले ना व्रत करके या उपवास करके कुछ दिनों का प्रॉपर तरीके से, जो पुराना विष तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ना, पहले उसको निकालो। उसको निकालोगे तो तुम्हारी मेटाबॉलिज्म, तुम्हारी एनर्जी पूरी तरीके से नीचे गिरेगी। जब वो नीचे गिरेगी तो तुम अपने आप को और बेहतर समझ पाओगे कि अरे मेरी ऊर्जा जा रही है, मेरी ऊर्जा जा रही है, मेरी ऊर्जा जा रही है। और ऐसा ना हो कि आपने उपवास रखा है पूरे दिन का और रात में फिर ठूंस के खा लिया। ऐसे नहीं, आप उपवास रख सकते हो। उपवास रखने के बाद जब वो धीरे धीरे विष आपके अंदर से शरीर से चला जाए ना, फिर धीरे 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 नए सिरे से अपनी बॉडी को करेक्ट करना शुरू करो। और फिर उसके अंदर भी ये उन्होंने एक चीज़ कही है कि ये देखो, तुम्हें बाद में जाके पता चलेगा कि बॉडी का इतना महत्व नहीं है। ये तो एक कड़ी का काम करती है आत्मा और दिमाग के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए काम करती है। और इसी से आपको खुद से खुद का पता चलता है। यानी शरीर एक तरीके से एक डिवाइस है जो कि आपके दिमाग और आत्मा इन दोनों को कनेक्ट करता है, और आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हो इन दोनों को जानने के लिए, आत्मा को और दिमाग को। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या यह सही है कि बेसिक कंपनता जो हम अभी अनुभव करते हैं उसका असली रंग हरा है, या चौथी घनत्वता इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि भौतिक वस्तुओं पर कई मानसिक प्रभाव होते हैं जो अब पहली बार बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि मन की शक्ति से धातु को मोड़ना, यानी टेलीकिनेसिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया है, काफ़ी अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बेसिक कंपनता जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं, मतलब तीसरी घनत्वता की जिस लेवल पे ये कांप रही है, या चौथी घनत्वता में अब हम जो जा रहे हैं, उसका असली रंग क्या हरा है। और ये जो चौथी घनत्वता है क्या जिम्मेदार कि इसके अंदर भौतिक वस्तु है, यानी ये जितनी भी चीज़ें, हमारे शरीर और ये सारी चीज़ें और हमारे दिमाग, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और हम आने वाले समय पर हो सकता है बड़े पैमाने पर देखें कि हम मन की शक्ति से, यानी अपने मेडिटेटिव स्टेट या अपने दिमाग की शक्ति से धातु मोड़ना, जैसे कि चम्मच मोड़ देनी, या फिर क्या कहते हैं, एक कोई भी चीज़ हो आपके सामने, कांच को बेंड कर देना या कुछ भी कर देना, जिसको टेलीकिनेसिस बोलते हैं। कह रहे कि वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपको एक सीन याद हो, अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम है मैट्रिक्स, हिंदी में उस मूवी का नाम है मायाजाल, तो उसमें एक छोटा बच्चा होता है और वो एक चम्मच उसके हाथ में होती है, और पीछे से जो हीरो होता है कियानू रीव्स, वो जो पीछे से आता है, तो वो उसको देख रहा होता है बच्चे को। बच्चा उस चम्मच की तरफ देख रहा होता है, उस चम्मच को झुका देता है। ये एबिलिटी यूरी जेलर है, उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास आज भी ये एबिलिटी है कि वो चम्मचों को इस तरीके से बेंड कर देता है। ठीक है, तो वो बच्चा जो है ना, वो जवाब देता है, वो कहता है कि यहाँ पर कोई स्पून है ही नहीं, चम्मच तो है ही नहीं, ये तो मेरे को इसके पार्टिकल का पता है, मैं तो पार्टिकल से बात कर रहा हूँ, पार्टिकल अंदर झुक जा रहा है, तो पार्टिकल को मैं बोलता हूँ इधर मुड़ जा, तो वो इधर मुड़ जाता है, पार्टिकल को बोलता हूँ उधर मुड़ जा, तो वो उधर मुड़ जाता है। तो यानी कि चौथी घनत्वता में हमारा दिमाग केवल आपस में एक दूसरे के साथ नहीं कनेक्ट होगा, जितनी चीज़ें हैं, यानी कि पेड़, पहाड़, झरने, पत्थर, हर चीज़ से दिमाग जुड़ जाएगा। तो आप मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उनका, उन चीज़ों को रूप और कुछ भी दे सकते हो। और इसी तरीके से कन्फेडरेशन अपने क्राफ्ट्स बनाती है अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके। यानी वो टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होकर, अगर वो चाहे तो ज़मीन से अपना वो बना दे, चाहे तो इसी हवा में से इन पार्टिकल्स को बोल दे कि भाई तुम क्राफ्ट बन जाओ, और खुद बीच में खड़े हो जाएं और क्राफ्ट उनके आसपास बन जाए, इसलिए वो रोशनी के क्राफ्ट होते हैं। तो इसी चीज़ को वो बोल रहे हैं कि क्या आगे आने वाले टाइम में बड़े पैमाने पर ये टेलीकिनेसिस की एबिलिटी लोगों के अंदर आ जाएगी क्या। तो राय इसका जवाब देते हैं, यह इस सत्र का अंतिम प्रश्न होगा। यह ना केवल सही है, बल्कि हम सुझाव देते हैं कि आप इस अवधारणा को आगे लेकर जाएं और समझें कि बड़ी संख्या में लोगों में तथाकथित मानसिक रोग असली हरे रंग के प्रभाव के कारण हो रहे हैं, और उन लोगों की मानसिक व्यवस्था दिमागी तौर पर पहली बार खुद का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं है।
क्या यह सत्र बंद करने से पहले कोई और संक्षिप्त प्रश्न है? तो दोस्तों देखो, रा ने कितनी सही बात बोल दी है। रा ने कहा है कि ये जो नेक्स्ट डेंसिटी आ रही है ना, ये तो प्रेम की ही डेंसिटी है। अगर तुम लोगों ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं किया ना, तो तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे, तुम डिप्रेशन में जाने शुरू हो जाओगे। और आप नोटिस भी कर रहे होगे कि लोग कैसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कोई किसी को कहीं भी मार देता है, कोई किसी के साथ कुछ भी कर देता है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटे बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है। क्योंकि ये टाइम वो है जहाँ पे अपने आप को जानने को मिलेगा आपको। क्योंकि अब सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा खुलती जाएंगी उतना ज़्यादा आप अपने आप को जान पाओगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि अगर आप मेडिटेट करके अपने आप को जान सकते हो सकता है अगर आप और ज़्यादा मेडिटेट करो तो आपको टेलीकिनेसिस भी आ जाए, आपको टेलीपैथी भी आ जाए, आपको रिमोट व्यूइंग भी आ जाए, मतलब दूरदर्शिता भी आ जाए आपकी, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो भी आपकी एक्टिवेट हो जाए। आप चीज़ें बेंड करना शुरू कर दो, आप क्या कहते हैं ये, मतलब आप दिमाग से दिमाग में लोगों से बात करना शुरू कर दो, और हो सकता है लोगों के दिमाग पढ़ना शुरू कर दो। तो जैसे जैसे ये होता रहेगा, अगर आप इस कंपनता के साथ आगे बढ़े तो ये सारी एबिलिटीज़ आपके साथ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं बढ़े इसके साथ, तो आप राह बोल रहे हैं यहाँ पे, आप दिमागी तौर पर मानसिक रोग हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए जितना नेगेटिव चीज़ें हों उनसे दूर रहने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बढ़िया, और अपने ऊपर फोकस किया जाए और दूसरों की मदद की जाए। ये ही वो तरीका है इस अगली घनत्वता में एंटर करने की। तो खैर, अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। केवल 2 सवाल हैं। आपने अभी जो कहा उसके संबंध में, क्या वो लोग जो यहाँ जन्म लेंगे, जिनकी कंपनता वरिष्ठता की होगी और जिनका जन्म खुद की सेवा वाले रास्ते के लिए होगा, क्या उन्हें भी इस हरे किरण की कंपनता के कारण मानसिक रूप से काफ़ी दिक्कतें होंगी? तो रा कहते हैं, देखो ये सवाल पहले ये समझते हैं हम ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे तो हमारे ग्रह के ऊपर खुद की सेवा वाले रास्ते पर भी चलने वाले लोग हैं, और वो भी वरिष्ठता में, यानी वो पहले से ही चले आ रहे हैं इस तरीके से, मरते हैं वो फिर दोबारा यहाँ पे जन्म ले लेते हैं, लेकिन उनका रास्ता खुद की सेवा का है, ठीक है, और वो वरिष्ठता में है। अच्छा, यहाँ पर वरिष्ठता का जो मतलब हो रहा है वो ये है कि इस प्लेनेट पे इस टाइम पे उन लोगों ने जन्म ले रखा है जो अपनी कंपनता बढ़ाकर और अपने लेसन्स लेके तेजी से आगे निकल जाएं, या तो पॉजिटिव वाली साइड में या नेगेटिव वाली साइड में, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो वो कह रहे, तो इसका मतलब डॉन को लगा कि इसका मतलब ये जो खुद की सेवा वाले रास्ते हैं पर जो चल रहे हैं, कह रहे उनको इसका मतलब मेंटल डिसऑर्डर और ये डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा होंगी उनको दिक्कतें। तो राइस का जवाब देते हैं, यह गलत है, बल्कि यह वे संख्याएं हैं जिन्होंने खुद को विचलित, डिस्ट्रैक्ट किया है और इस परिवर्तन के लिए तैयार करने में असफल रहे हैं। फिर भी जो इसके प्रभाव के प्रति कुछ हद तक अति संवेदनशील हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। तो रा कह रहे हैं, नहीं, उन्होंने तो अपना रास्ता चुन रखा है, वो भी अपनी ऊर्जा को पूरा मेंटेन करके चल रहे हैं, खुद की सेवा वाली, वो भी अपने अंदर वो खुश हैं अंदर से, ठीक है ना, अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए वो खुश हैं। उस खुशी की वजह से ना उनको पावर मिले चली जा रही है और वो और तेजी से आगे जा रहे हैं। कह रही ये तो उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा जो अपने आप को ना तो इस रास्ते पे ला पाए और ना उस रास्ते पे ला पाए, ठीक है, जो बीच में झूल रहे हैं। कह रहे कि इस परिवर्तन को के साथ ना चल पाने में वो असफल हो रहे हैं, इस वजह से उनके साथ ऐसा होगा। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ना तो दूसरों की सेवा ना खुद की सेवा, दोनों ही रास्तों से अपने आप को हटा चुके हैं। और जब अपने आप को इन दोनों ही रास्तों से हटा लिया है और अब बस खोए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनके साथ ये मेंटल डिसऑर्डर और ये डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। और इसमें भी उन्होंने कहा है कि इसके प्रभाव के प्रति कुछ हद तक अति संवेदनशील हैं वो, यानी इसका जो प्रभाव है ना ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा जो इमोशनली वीक हैं बेसिकली, ठीक है। आप ये चीज़ सोच के चलना, इस टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना भी ख़राब है। एक संतुलन होना चाहिए कि यार इमोशनल भी है होना चाहिए और एक बैलेंस भी होना चाहिए प्रैक्टिकलिटी का भी। तो दोनों का जो संतुलन बना के चलेगा ना वो ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति भी इसके लपेटे में आएगा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति भी मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसे दुख होगा कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा है। वो परेशान होना शुरू होगा और उसकी वजह से उसे डिप्रेशन होगा। और ये चीज़ आप आजकल के बच्चों के अंदर देख रहे होगे कि उन्हें अगर उनके हाथ से फ़ोन छीन लोगे वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें अगर आप टीवी नहीं देखने दोगे वो फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ों में हमें बच्चों को भी बचपन से ही आदत डालनी पड़ेगी कि उनको थोड़ी देर अपने साथ बैठा लिया, मेडिटेट करा लिया, उन्हें बोला बस कुछ नहीं, आंखें बंद कर लो और सोचो कि भाई ये लाइट है, इस लाइट को देखते रहो, इस लाइट के अंदर 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 जाना है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो अगर आप ऐसे भी अगर प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो फिर अगला सवाल, जो आखिरी सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। मैं बस पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, कार्ला ठीक है और आप कर्तव्यनिष्ठ हैं। साज सामान के कारण कार्ला के शरीर को गर्माहट से अधिक आराम मिलता है। हम रा हैं, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। आगे बढ़ो, फिर एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आडोनय। तो दोस्तों, यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि रा ने कहा, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वासु बुरागस। धन्यवाद।